नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये करंट अफेयर्स की सीरीज जो है आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अन्य आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप लोग इसको कंसिस्टेंट नियमित रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें। और इसी के साथ अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट किया, 5000 लाइक्स किए, तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। तो आइए हम लोग यहां पर अपना पहला आर्टिकल देखेंगे आज का। तो यहां जो आज हम लोग टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, इसमें एक तो आपका जो पहला टॉपिक है वो ईयू और यूएस को जो लेके यहां पर पुट किया गया है कि उनके बीच में जो क्लासेस चल रहे थे वो अब जो है यहां पर समाप्त किए जाने के लिए वो आगे आ रहे हैं दोनों, है ना। यूरोपियन यूनियन भी और यूएसए भी। आईआर का पार्ट हो गया आपका, है ना। उसके बाद जो है इंडिया इजराइल के बीच में जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है 15th, उसके बारे में न्यूज है। उसके बाद ये आपका ये भी दोनों जो आर्टिकल है ये आईआर से रिलेटेड हो गया, इस जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो डेयरी सहकार स्कीम है आपकी, ठीक है, और जीएसटी का कलेक्शन अभी जो हाल में ही देखा जा रहा है वो आपका बढ़ा है, तो उसके रीजंस देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक है ये आपका सदर्न रेलवे में एक ट्रेन को आपको क्या किया गया है, आईएमएस सर्टिफाइड किया गया है और वो फर्स्ट आईएमएस सर्टिफाइड आपकी ट्रेन है, ठीक है। तो इनमें से जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, आईआर का आपका डोमेन है वो। और जो पहला आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में जो क्लैशेस थे उसको लेके यहां पर रखा जा रहा है। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, कभी भी किसी भी टॉपिक को हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसको एग्जाम में यूज कैसे कर पा रहे हैं, है ना। तब वो करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेंस में हम उसको कैसे एम्बेडेड कर रहे हैं, है ना, उसके पॉइंट्स को। उसके बाद जो है उसमें जो भी प्रीलिम्स का फैक्ट है उसको हम साथ ही साथ देखते चलते हैं ना। तो ये जो कंटेक्स्ट है यहां पर बताया जा रहा है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये याद करने की जरूरत नहीं कि संडे में तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, स्टील और एल्यूमिनियम के टैरिफ्स को लेके, ठीक है, तो वहां पर वो आगे आए हैं और वो अब उन क्लैशेस को खत्म करके कॉपरेशन के साथ चलना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये बोला कि ये जो ग्लोबल अरेंजमेंट है, ठीक है ना, स्टील और एल्यूमिनियम को लेके, जहां पर डर्टी प्रोडक्शन होता है और ओवर कैपेसिटी है किसमें, इंडस्ट्री में। जब कोई चीज जो है वो उसका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, डंपिंग वगैरह की प्रॉब्लम आप लोग देखते होंगे। तो यहां पर जो है इन दोनों प्रॉब्लम से जो है ओवरकम करने के लिए उनको जो है उसका समाधान निकालने के लिए अब यूएस और जो आपका ईयू है, यूरोपियन यूनियन, वो साथ साथ चलेगा। अब जैसे ही हमने देखा इसको तो उसके बाद हमको मैप जरूर देखना चाहिए। तो आप लोग एक बार डेली जो है मैप देखने की आदत बनाइए, ठीक है। इसके बाद जो यहां पर सम की डिटेल्स है अबाउट द डील, उनके बीच में जो वार्ता हुई उसमें कुछ जो है पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए और उसको वो फर्दर क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। तो यहां पर यूएस ने बोला कि द यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट अप्लाई सेक्शन 232 ड्यूटीज इंपोज्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए ये सेक्शन 232 जो है वो एक कंटेक्चुअल पार्ट है। आप सीधे समझिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो प्रोटेक्शनिस्ट थे, मतलब संरक्षणवादी नीतियां, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक जो भी है कैपेसिटी उसको एनहांस करने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बाहर से जो संबंध थे आप पूरे टाइम देखेंगे कि इस टाइप की न्यूज थी कि यहां इन्होंने ये टैरिफ जो है बढ़ा दिया, है ना, और यहां पे जो है वो किसी भी कंट्री के साथ आप देख रहे हैं क्लैशेस चल रहे थे, है ना। तो रेगुलर न्यूज में थी ये चीजें, तो उसी को अब क्या किया जा रहा है, ओवरकम किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा गया कि विल अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ठीक है। अब जब ड्यूटी कम करेंगे तभी तो किसी के साथ जो है हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है ना, वो बढ़ेगा। और अगर फ्री कर दिया हमने इंपोर्ट को, स्टील और एल्यूमिनियम को, है ना, किसी भी कंट्री के साथ, ये ईयू के लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इनहैंस होगा, उसमें आपका जो भी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है वो सुदृढ़ होंगे,
है ना। तो यही बताया गया है कि उसको खत्म किया जाएगा और ये जो है आपका कैसा होगा, हिस्टोरिकल बेस्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, ये देखना है कि अब ये जो आपकी संरक्षणवादी नीति थे उससे आगे बढ़ के यहां पर इनके बीच में जो स्टील और एल्यूमिनियम को लेके जो क्लैशेस थे उसके संदर्भ में व्यापार में वहां पर टैरिफ फ्री वहां पर क्या कर रहे हैं, आयाम अपना के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ कर रहे हैं। उसके बाद ईयू ने क्या किया यहां पर, तो यूएस ने ये किया, तो ईयू ने सस्पेंड कर दिया टैरिफ को। जो यूएस के प्रोडक्ट्स है लाइक विस्की है, पावर बोट्स है, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल है ना, और जो भी आपका इंपोज किया गया था टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम को लेके, तो उनको भी वो सस्पेंड कर देगा। कुल मिला के दोनों जो है टैरिफ फ्री करके उस तरीके से बिजनेस को, जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको वहां पर एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ईयू और जो आपका यूएस है उसने नेगोशिएट किया है किस तरीके से, तो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन बेस्ड सेक्टोरल अरेंजमेंट ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम ट्रेड बाय 2024। अब अगर आपको पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में पता है ना, अगर आप क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं कि आपका प्रोमिनेंट मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, तो देखिए यहां पर भी क्या किया इन्होंने कि ये जो है कार्बन आधारित है ना, कार्बन बेस्ड जो है सेक्टोरल अरेंजमेंट करेंगे किस फील्ड में, स्टील और एल्यूमिनियम के ट्रेड से संदर्भित। उससे क्या होगा कि जो आपका एड्रेस कर पाएंगे जो भी क्लाइमेट चेंज है या जो कार्बन की इंटेंसिटी है, ग्लोबल ओवर कैपेसिटी है, तो उसको वो क्या कर पाएंगे वहां पर, उसको एड्रेस कर पाएंगे, है ना। कुल मिला के ये क्लाइमेट चेंज वाला आपका क्या हो गया, मुद्दा होगा, जो उसको वो क्या करेंगे, एड्रेस कर देंगे। तो इसमें बताया गया है कि ये 2024 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि दोनों पक्षों ने, ईयू ने भी और यूएस ने भी, दोनों ने क्या बोला है कि ये दोनों साथ में काम करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सेस टू देयर मार्केट फॉर डर्टी स्टील। शुरू में ही हमने देखा कि ये जो डर्टी स्टील का मुद्दा है उसको एड्रेस करने के लिए दोनों साथ साथ आगे आएंगे और उसमें प्रतिबंध लगाएंगे, है ना। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस देंगे टू कंट्रीज दैट डंप स्टील, है ना, क्योंकि डंपिंग वगैरह आप रेगुलर देखते हैं, चाइना के संदर्भ में भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये डंपिंग होती है, जब ओवर कैपेसिटी हो जाती है तो मार्केट में डंप किया जाता है, तो उससे क्या होता है, वहां पर प्राइस में जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है होस्ट कंट्री को, जिस कंट्री में किया जाता है, और वो जो है उसके राष्ट्रीय हित पर भी ऋणात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगी वर्ल्ड वाइड ओवर सप्लाई में, है ना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि यूएस ने ये भी बोला है, ये भी पब्लिश किया है कि कंसल्टेशन एक that brought on board what it called like-minded nation। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, like-minded nations like Japan and Britain on issues related to steel and aluminium with a focus on the impact of ओवर कैपेसिटी ऑन द ग्लोबल स्टील एंड एल्यूमिनियम मार्केट, ठीक है ना। बिल्कुल जो आपका नॉर्मल सा पॉइंट है ये, ठीक है ना, कि जो भी यहां पर लाइक माइंडेड नेशंस हैं, जापान और ब्रिटेन है, तो वहां पर भी जो स्टील और एल्यूमिनियम से संबंधित मुद्दे हैं, है ना, उसमें भी ओवर कैपेसिटी वगैरह जैसा मुद्दा है, उस पर उसके भी कैसे इंपैक्ट पड़ रहे हैं मार्केट पर, उस पर भी कंसंट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ईयू के बारे में थोड़ा सा कंटेक्चुअल जानकारी यहां पर बताई गई है कि ये आपका 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। प्राइमरली ये आपका लोकेटेड है यूरोप में, ठीक है। इसका एरिया बताया गया है यहां पर, देख जाइएगा आप लोग, है ना, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है इसको। इसके बाद इसको कब जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो 1 नवंबर 1993 है, नीदरलैंड लिखा गया है, मैस्ट्रिक्ट में, आप लोगों को पता होगा। गवर्नमेंट कैसी है इसमें, तो भैया बहुत सारी जहां पर सरकारें हो जाती हैं, है ना, स्टेट ही बोला जाता है कंट्री को भी, है ना, टेक्निकल टर्म में। तो जब बहुत सारे देश जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वहां पर क्या इंटर गवर्नमेंटल वर्ड यूज होता है, अंतर सरकारी। इसके फाउंडर कंट्रीज कौन थे, तो जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है और लग्जमबर्ग। इससे रिलेटेड जो आपके अवार्ड वगैरह है, नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है ना, ये देख जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। सब्सिडायरी वगैरह लिखा है कि मीडिया सब प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिव यूरोप, तो नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये आईआर का ही डोमेन है आपका। ये भारत इजराइल के बीच में जो है संयुक्त कार्य समूह की जो आपकी 15वीं बैठक हुई है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो यहां पर काम करना है ना, होमवर्क, वो क्या करना है कि इंडिया इजराइल के बीच में जो भी संबंध है, कब से उस संबंधों में तीव्रता आई, कब से स्टार्ट हुआ, तो ये मेंस का डोमेन है। नॉर्मल से क्वेश्चन आप लोग लिखिए इसमें कि भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंध, है ना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेके आप रेगुलर न्यूज में देखते होंगे, चाहे इंटेलिजेंसिया के लिए हो, है ना, इंटेलिजेंस के लिए हो, गुप्तचर प्रणाली इजराइल की टॉप क्लास है,
वर्ल्ड में। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन वगैरह देखते होंगे, ड्रोन वगैरह देखते होंगे। तो ये इजराइल के संदर्भ में जितनी चीजें उसको हम एक जगह नोट्स बना के रख लिए और उसको अपडेट करते रहे, है ना। तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, मेंस के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करता है, प्रीलिम्स में भी। तो कंटेक्स्ट क्या है, तो इंडिया इजराइल ने अभी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है आपका किससे संदर्भित है, बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन। वर्ड देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन जो होता है आईआर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बायलैटरल द्विपक्षीय आपका डिफेंस जो है कॉपरेशन है, ठीक है। has agreed to form a task force to formulate a comprehensive, word बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-year रोड मैप टू आइडेंटिफाई न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन। तो भैया 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करेंगे, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त किया है, ताकि जो आपका ये क्षेत्र है ना, बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन, तो उसमें और समग्रता से कैसे संबंधों को आगे बढ़ाया जाता है, कौन से बढ़ाया जाए, किस तरीके के क्षेत्र पर फोकस किया जाए, इस कंटेक्स्ट को लेके यहां पर ये जो है ज्वाइंट वर्किंग जो आपका ग्रुप है उसको फॉर्म किया गया है, उसकी बैठक हुई है ना, जो 15th है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये 27 अक्टूबर 2021 को तेल अवीव जो आपकी इजराइल में है स्थित, वहां पर ये जो है आपकी 15वीं बैठक हुई। ये नॉर्मल सा फैक्ट हो गया। इसके बाद इस मीटिंग को कौन चेयर किया, तो को चेयर किया हमारे इंडिया की तरफ से कौन थे, तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे डॉक्टर अजय कुमार। वहां से डायरेक्टर जनरल थे, है ना, इजराइल के मिनिस्ट्री के, है ना, किस मिनिस्ट्री के होंगे, डिफेंस के, जो आपके मेजर जनरल रिटायर्ड है आमिर एशल, ठीक है ना। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद यहां पर दोनों देशों ने क्या किया, दोनों पक्षों ने क्या किया कि रिव्यू करेंगे किसको, प्रोग्रेस मेड इन मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वगैरह आप देखते हैं, करते रहते हैं हम देशों के साथ, ठीक है ना। तो इजराइल के संदर्भ में कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इंडस्ट्री कॉपरेशन के बीच में भी यहां पर क्या करेंगे, वहां पर देखेंगे, उसकी जो है रिव्यू उन्होंने किया। इसके बाद को चेयर्स वर आल्सो अपेज्ड ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय सब वर्किंग ग्रुप्स ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन एंड R&D। सीधी बात है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें कीवर्ड देखिए, रक्षा खरीद, उत्पादन और R&D पर जो भी कार्य है उसको रिव्यू करेंगे। उसकी प्रगति से भी उन्होंने रिव्यू किया और उसकी प्रगति से उन्होंने अवगत कराया था कि किस तरीके से हम इस क्षेत्र में साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर ये हमेशा क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी में बनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। वेस्ट बैंक हो गया आपका, गाजा पट्टी हो गया, इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे के कारण, तो ये हमेशा देख जाइए आप, है ना। मेडिटेरेनियन सी से कौन सा लगा हुआ है, कौन सा नहीं लगा हुआ है आपका, है ना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो मेडिटेरेनियन सी से टच करने वाले यहां पर जो आपके जो भी कंट्रीज हैं वो आप बताएंगे, आप है ना, देख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू फॉर्म अ SWG, है ना, ऑन डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन। पूरा जो आर्टिकल है वो आपका डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन पे फोकस्ड है, आप देख रहे हैं। एंड इन दिस रिगार्ड अ टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाज साइंड बिटवीन द टू साइड्स। टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप सुनते होंगे फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में भी, तो भैया ये शर्तों का एक ब्यौरा होता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे किसी चीज को लेके, तो वहां पर एक जो है TOR को साइन किया गया। इसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ दिस SWG वुड इनेबल इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बायलैटरल रिसोर्सेस, ठीक है, इफेक्टिव फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड शेयरिंग इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज। अब बताइए इसमें क्या नया है, सिर्फ लिखने की कला है ये, ठीक है ना। तो जो भी द्विपक्षीय संसाधन है उसका कुशल उपयोग कैसे करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज को कैसे एम्बेडेड करेंगे, वहां पर किस तरीके से उनका प्रभावी जो है यूज करेंगे, और जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी औद्योगिक क्षमता है उनको भी वो साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो और ये भी डिसीजन लिया कि जो आपका शेड्यूल क्या इन्होंने डिसाइड किया, टू शेड्यूल द सर्विस लेवल स्टाफ टॉक्स इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। बिल्कुल ठीक बात है, इंटरेक्शन की बात हो रही है। और यहां पर एग्री भी किया गया है इन लोगों के बीच में, इट वाज एग्रीड टू होल्ड द नेक्स्ट जो आपका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है इन इंडिया ऑन म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट्स, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सा फैक्ट है। इसके बाद अब जो ये आपका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये अपेक्स बॉडी है किसके किसके बीच में, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि डिफेंस की बात की जा रही है। उसके बाद इजराइल की भी मिनिस्ट्री कौन सी होगी, डिफेंस की, टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू एंड गाइड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन। अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो भी आप कुछ फैक्ट्स को लेके आंसर को मेंस में लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, डेयरी सहकार योजना है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप इसको जीएस पेपर 3rd में भी रख सकते हैं।
और सेकंड में भी रख सकते हैं। इसका जो कंटेक्स्ट है आपका थर्ड मेनली एग्रीकल्चर वहां पर है, लेकिन ये आपके वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत दिया जाएगा, है ना। ये फार्मर्स को फोकस किया जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर को। तो यहां पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स और कॉर्पोरेशन के, अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया है ये स्कीम अभी आनंद गुजरात में, ठीक है ना। और ये जो अमूल वाला मॉडल है कॉपरेटिव्स का, ये पूरे वर्ल्ड में हमेशा स्टडी किया जाता है, तो इसके बारे में तो कुछ जानकारी हमेशा रखना है हमको, ठीक है। तो गुजरात ड्यूरिंग द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय अमूल फॉर सेलिब्रेशन ऑफ 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल। अब 75th फाउंडेशन ईयर है तो वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कॉपरेटिव्स वाला कोई भी मॉडल इंपॉर्टेंट है ना, तो ये तो वैसे भी लैंडमार्क है। इसके बाद जो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि इसमें क्या किया जाएगा, तो 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन, किसके द्वारा, एनसीडीसी के द्वारा। तो ये क्या करेगी, ये योजना का टारगेट क्या है, तो सहकारिता से समृद्धि तक, याद रखिएगा, ऐसा जो आपका टारगेट है, विजन है, उसको ये मोबिलाइज करेगा, उसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन लिखा गया है कि ये जो डेयरी सहकार है, इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक्सटेंड किया गया है बाय एनसीडीसी टू एलिजिबल कॉपरेटिव्स फॉर एक्टिविटीज सच एज बोवाइन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही पॉइंट जो है कीवर्ड है। मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट को भी यहां पर फोकस किया जाएगा विद इन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम एंड आत्मनिर्भर भारत। अब बताइए इसमें क्या नया है। अगर आप पूरी की पूरी जो मेगा फूड पार्क स्कीम देखते हैं या फूड प्रोसेसिंग देखते हैं, तो क्या पूरा ये नहीं है कि जहां से इसका उत्पादन किया जा रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स का, उसको किस तरीके से मार्केट से लिंक करेंगे ताकि जो फार्मर्स हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में वहां पर इंडल्ज है उस सेक्टर से, उनकी इनकम जो है वो रेस की जा सके, है ना, नॉर्मल सी चीज है। तो वही बात की जा रही है और उससे क्या होगा, वही हमारा फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे और आत्मनिर्भर भारत को हम क्या करेंगे, कैटलाइज करेंगे, उसको, उस विजन को हम वहां पर प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसमें स्टेट और सेंटर दोनों की बात करें, देयर विल ऑल्सो बी अ कन्वर्जेंस की बात करें, कन्वर्जेंस की इंटरेक्शन विद वेरियस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की चल रही यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन की, डेवलपमेंट एजेंसीज, बायलैटरल, मल्टीलैटरल असिस्टेंस, सीएसआर मैकेनिज्म, इसको भी यहां पर इंकरेज किया जाएगा। नॉर्मल सा पॉइंट है ये आपका। और डिपार्टमेंट जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत आती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये तो सबको पता ही होगा, इज ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर। तो बहुत सारी स्कीम्स चल भी रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। इसके बाद जो डेयरी सहकार है, विल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग एफर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेयरी सेक्टर इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, प्राइमरी सेक्टर से जो भी रिलेटेड कोई चीज आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां आज भी जो है आधे से अधिक जनसंख्या जो है प्राइमरी सेक्टर से क्या है, जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो नियर अबाउट 15% है। एग्जैक्ट डेटा पे मत जाया करिए, बिल्कुल जो है लगभग की बात करना है हमको, है ना। वहां पर 15.7, 15.8 इसमें हमको फोकस नहीं होना है। मेंस में जो है नियर अबाउट डेटा लिखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो रिलेटेड है आपका कि जो जीएस पेपर थर्ड से होगा रिलेटेड, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है तो उसके कुछ पॉइंट्स यहां बताए जा रहे हैं, वो देखेंगे हम। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अक्टूबर में अभी बढ़ा है फॉर सेल्स इन सितंबर, रोज हुआ है, बढ़ा है 23.7%। ईयर ऑन ईयर बेसिस देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस, जैसे कोई क्वार्टर लिया हमने 2021 का, तो उसको जब कंपेयर करते हैं तो लास्ट 2020 का वही क्वार्टर देखते हैं, तो उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। तो ये आपका 1,30,127 करोड़ जो है अभी ये बढ़ के हो गया। कितना बढ़ा है, परसेंटेज याद रखिए 23.7%। तो की पॉइंट बताया जा रहा है कि जुलाई 2017 में, ठीक है, के बाद से ये आपका सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन है। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अंडर जीएसटी ओवर सिंस इट्स रोल आउट, जब से ये लागू हुआ है जुलाई 2017 से, कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि लोग अगर वहां पर जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, इसका मतलब हमारे यहाँ इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ बढ़ी है वहां पर, ठीक है। हमारे यहाँ जो टैक्स कंप्लायंस है या जो कर संग्रहण वो बढ़ा है ना, लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं, तो मतलब टैक्स की चोरी को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। ऐसी नीतियों का वहां पर क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये नॉर्मल से पॉइंट है ना। तो सेवरल कंप्लायंसेस मेजर्स टेकन बाय टैक्स अथॉरिटीज टू कर्ब इवेजन, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद जीएसटी कलेक्शन जो है वो आपका ये पॉइंट 1,41,384 करोड़ था अप्रैल में दिस ईयर, अकाउंटिंग फॉर ईयर एंड सेल्स आर द हाईएस्ट कलेक्शंस
so far in the indirect tax regime। तो ये देख लीजिएगा, कंटेक्चुअल पार्ट है, बिल्कुल बढ़ा है, सेकंड हाईएस्ट है ना, तो वहां पॉइंट जानने की जरूरत है। तो अक्टूबर में अब ये बता रहे हैं कि हाउ हैव द डिफरेंट जीएसटी कंपोनेंट्स डन, तो इसमें किस तरीके से जो है डिफरेंट जो जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने यहां पर अपना इनपुट दिया है। तो ग्रॉस जो जीएसटी रेवेन्यू है कलेक्ट किया गया अक्टूबर में, वो आपका 1,30,127 करोड़ है, आउट ऑफ विच सीजीएसटी की बात करें तो 23,861 करोड़ है, और स्टेट जीएसटी जो एसजीएसटी है वो आपका 30,421 है, और आईजीएसटी की बात करें तो 67,361 करोड़ है ना। तो यहां पर ये नहीं याद करना है कितना कितना, देखना है कहां से जो ज्यादा रेवेन्यू आया है ना, वो देखना है। जीएसटी से जो रेवेन्यू आ रहा है तो किस में है, तो आईजीएसटी में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें इंक्लूड किया गया है 32,998 करोड़ कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना, जो आयात से संदर्भित है, और सेस को भी जो आपका 8,484 करोड़ है, इंक्लूडिंग 699 करोड़ कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो गवर्नमेंट ने यहां पर सेटल किया है 27,310 करोड़ जो आपका सीजीएसटी है, और 22,394 करोड़ जो एसजीएसटी है, ठीक है ना, फ्रॉम आईजीएसटी एज रेगुलर सेटलमेंट। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें रेवेन्यू ऑफ सेंटर एंड द स्टेट आफ्टर रेगुलर सेटलमेंट जो अक्टूबर 2021 का है वो आपका 51,171 करोड़ है सीजीएसटी, और एसजीएसटी की बात करें तो 52,815 करोड़ है। ये डेटा है, आप देख जाइएगा, जो डेटा को आप सस्टेन करा सके ऐसे डेटा को हमको अपने पास नोटबुक में नोट करके रखना चाहिए। अब ये जो आपका ट्रेंड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है, जीएसटी जो रेवेन्यू है अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसने अभी जो है बहुत अच्छी गति पकड़ ली। तो ये बता रहे हैं कि 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 36% ग्रोथ ओवर प्री पैंडेमिक पीरियड ऑफ 2019 और 20, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस जो हमारे मिनिस्ट्री है वो बोल रही है कि ये जो ग्रोथ हो रहा है कलेक्शन में वो कैसा क्या फायदेमंद होगा हमारे लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, है ना, आर्थिक जो हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ है या सकल घरेलू उत्पाद है उसको बूस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो वेरी मच इन लाइन विद द ट्रेंड इन इकोनॉमिक रिकवरी, कहने का मतलब कि भैया कोविड से इकोनॉमिक क्रंच आया था उसको इससे एड्रेस किया जा सकेगा। तो ये आर्थिक सुधार की क्या है इंडिकेशन है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसमें यहां पर नीचे दिखाया जा रहा है कि जो जीएसटी है उसमें गुड्स और जो आपका सर्विसेज टैक्स है, इसमें सेंट्रल के अंतर्गत कौन सा डोमेन है टैक्स का, और स्टेट में तो आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, है ना, जो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स है, और सेंट्रल सरचार्ज और सेज है आपका, ये कहां आएगा आपका, किसके अंतर्गत आएगा, सेंट्रल का, और स्टेट के अंतर्गत वैट आता है, ट्रोई और एंट्री टैक्स है आपका, परचेज और लग्जरी टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरी और गैम्बलिंग वगैरह है, स्टेट का सेज और जो सेस वगैरह होता है, सरचार्ज होता है वो भी है। बताइएगा जरा सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, और इंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह भी इसके अंतर्गत आएगा, तो देख जाइएगा, ये पता होना चाहिए हमको। अक्टूबर के लिए जो आपका जीएसटी रेवेन्यू है वो आपका सेकंड हाईएस्ट है, हमने पहले ही देख लिया, ठीक है, कब से, अप्रैल 21 के बाद, विच रिलेटेड टू ईयर एंड रेवेन्यूज। इसके बाद ये लिखा गया है कि ये अब अलाइन हो गया हमारी ग्रोथ के साथ, रिकवरी कर रही है हमारी इकोनॉमी, तो ये जो ट्रेंड है वो इकोनॉमिक रिकवरी का है। दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द ट्रेंड इन द ई-वे बिल्स जनरेटेड एवरी मंथ सिंस द सेकेंड वेव, तो है ना, तो ये कंप्लायंस के अंतर्गत आ जाएगा कि ई-वे बिल के चलन से भी स्पष्ट होता है कि हर महीने ये आपका क्या किया जा रहा है, अब स्पष्ट रूप से जो है उसको जनरेट करके उसको मोबिलाइज किया जा रहा है। डेटा रिलीज किया गया जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो आपका शो कर रहा है कि टाइमली पेमेंट भी आ रहा है टैक्सेस का, हैज बीन इंक्रीजिंग कंपेयर्ड विद प्रीवियस मंथ, तो पिछले जो भी आपके माह थे उसको कंपेयर करके देखे तो यहां पर जो कलेक्शन है ना, जो पेमेंट है टैक्सेस का वो भी रेज हो रहा है, और वहां पर समय है ना, समय के संदर्भ में टाइमली जो है वहां पर टैक्स को जमा किया जा रहा है। इसके बाद यहां पर लिखा जा रहा है कि व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन टू एंश्योर हायर कंप्लायंस, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ट्रेंड। तो स्टेट और जो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं बूस्ट करने के लिए कंप्लायंस को, जिसको अनुपालन बोलते हैं, और आपकी टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ कदम उन्होंने उठाए हैं, उसी का जो है पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। मेजर्स हैव बीन टेकन टू ईज कंप्लायंस, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस आप लोग पढ़ते हैं, लाइक निल फाइलिंग थ्रू एसएमएस के थ्रू, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ। इनेबलिंग क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सिस्टम को इन्होंने इंप्लीमेंट किया, और ऑटो पॉपुलेशन ऑफ रिटर्न, है ना, ये जो है ये 3 कीवर्ड है, इसको नोट डाउन करिएगा, ये बताया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि जो आपके टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने यहां पर इस तरीके के भी स्टेप्स लिए हैं
टू ब्लॉक ई वे बिल्स फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स हु हैव फेल्ड टू फाइल 6 रिटर्न्स इन अ रो। 6 रिटर्न अगर वो रो में, मतलब लगातार अगर 6 रिटर्न जो है फाइल करने में फेल्ड हो जाते हैं, एंड ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट फॉर रिटर्न डिफॉल्टर्स। तो ये एक तरीके का कैसा होगा, दंडात्मक कार्यवाही होगी कि भैया अगर कोई 6 बार लगातार जो है विफल रहा कोई भी करदाता है, तो फिर उसके पंजीकरण का जो सिस्टम है उसमें सस्पेंशन किया जाएगा, ठीक है। और जो डिफॉल्टर्स होंगे जो रिटर्न डिफॉल्टर्स होंगे उनके विरुद्ध भी कदम उठाए जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, दंडात्मक एक तरीके से, है ना, पेनलाइज करना। उसके बाद जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, इन द रिस्पेक्टिव रीजन, जो स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये आपका 23% ग्रोथ हुआ है जीएसटी रेवेन्यू में, है ना, अक्टूबर में। तमिलनाडु में 11% और गुजरात में आपका 25% और कर्नाटक में 18% है। तो देख लीजिएगा, आपका होम स्टेट होगा तो आप देख लीजिएगा कहां पर कितना कितना है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो किससे रिलेटेड है, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये सदर्न जो हमारा इंडिया है ना, सदर्न इंडिया की बात करें, उसमें जो चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है वो सदर्न इंडिया की पहली आईएमएस का मतलब क्या हो गया आपका, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन उसको दिया गया है, और ये सदर्न इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन है। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये आपका पॉइंट। अब इसकी की पॉइंट्स बताना है, तो ये आपकी पहली ऐसी शताब्दी है ना, इंडियन रेलवे के अंतर्गत, और सेकंड एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको इस तरीके से सर्टिफाइड किया गया है आईएमएस से, है ना। और इसमें सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, तो क्यों किया जाता है ये जानने की जरूरत है। तो मेंटेनेंस एंड बेटर यूज ऑफ एनवायरमेंट, फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज, मतलब कहीं ना कहीं फिर पर्यावरण का संदर्भ यहां पर आ गया, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्टिफिकेशन विल ऑल्सो ऑफर ट्रैवल कंफर्ट। अब यहां पर आईएमएस सर्टिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो सर्टिफिकेशन है वो इंटीग्रेट करता है किसको, ऑल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसेस इनटू वन कंप्लीट फ्रेमवर्क। इसमें इनेबल किया जाता है एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एज अ सिंगल यूनिट विथ यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव, इसीलिए तो एकीकृत वर्ड लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एक पूरे ढांचे में एकीकृत किया जाता है, ठीक है, और फिर उसको एक सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक इकाई के रूप में वहां पर काम किया जाता है इस संगठन के द्वारा, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। और ऑर्गेनाइजेशंस स्पेंड लेस टाइम प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट्स, रिस्पॉन्डिंग टू देयर फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि जो आपकी टाइम और मनी है ना, उसको वहां पर क्या किया जाता है, जो समय और जो आपका धन है उसका जो समग्र निवेश है उसमें कमी आएगी ही आएगी, है ना, क्योंकि यूनिफाइड, इसीलिए तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, वहां पर यूनिफाइड एकीकृत तरीके से जो है सारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, है ना, इसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड भी कर सकते हैं, ना, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो किससे रिलेटेड है आपका, वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन यहां पर डेंगू को लेके कोट किया गया है। अभी आप देखेंगे पंजाब साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर डेंगू के बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। अब अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, पंजाब वाला जो क्षेत्र है आपका, है ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि डेंगू के बहुत सारे केसेस है, इसीलिए जो है इसको यहां पर फ्रेम किया गया है। तो ये जो पहला यहां पर स्टेटमेंट है, यहां पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि जो डेंगू वायरस है वो आपका मादा जो आपका क्या है, फीमेल जो एडीज जो आपका क्या है, इजिप्टी जो आपका मॉस्किटो है उसके काटने से जो है फैलता है। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ये आमतौर पे तो नॉर्मल हल्की बीमारी एक तरीके का संक्रमण है, लेकिन जो आपका बहुत ज्यादा जब ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है ना, गंभीर डेंगू जो आपका हो जाता है किसी को, तो वो घातक साबित हो सकता है, जानलेवा भी होता है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है कि ये आपका मॉस्किटो बॉर्न वायरल इंफेक्शन है, ये आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है पाया जाता है, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो और जितने भी स्टेटमेंट है आपके बिल्कुल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर क्वेश्चन, आप जो हर ईयर देखते होंगे डेंगू वगैरह का जो प्रकोप है हमारे यहाँ दिल्ली साइड में भी सब जगह ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि जो मेटा से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो कौन से ट्रू है। तो पहला ये जो मेटा प्लेटफॉर्म है ये आपका क्या है, Inc. is doing business as Meta, an American multinational
टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, इसको कब स्थापना इसकी की गई थी, तो 2007 लिखा है फरवरी। ये जो स्टेटमेंट है आपका सेकंड वाला वो गलत है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी, फेब में। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, पहला सही है आपका, तो आंसर आपको वैसे भी मिल जाता है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेनलो पार्क जो है कैलिफोर्निया में, यूएसए में, वहां पर बेस्ड है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है इसको यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।